बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। पहले हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला, डीपीओ गुजरात की मशकूक फुर्तियां, सीसीटीवी जो वीडियो आई है सामने, उसने इस मामले को मजीद उलझा कर रख दिया है। मुल्क का वजीर दाखिला हो या फिर मुल्जिम का वकील हो, दोनों का एक ही बयान है। आखिर ये गुत्थी कौन सुलझाएगा, ये आमिर साहब के तज़िये में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज पहले ही हिस्से में बेहद अहम डिस्कशन क्रिकेट से मुतालिक हम करने जा रहे हैं कि सियासी तैनातियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाही के दहाने पर ले आई हैं। रमीज राजा वर्सेस नजम सेठी, टीम की कारकर्दगी समेत इस लड़ाई का नुकसान किस किस को कितना उठाना पड़ेगा, यह भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल आखिर है क्या, ऐसे में जबकि परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेने से साफ इनकार कर दिया है। आमिर साहब, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन जाएंगे उनके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मुल्जिम नवीद का वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वजीर दाखिला की स्टेटमेंट भी सामने आती है, खान साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज मुझे सुन के ऐसा लगा कि मैं ऐसे इमरान खान साहब को जान रही हूँ जो सिस्टम से लड़ाई करते करते थक गया है और थक कर ये कह रहा है कि मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। नहीं, मुझे ऐसी थकावट नहीं इमरान खान में नज़र आई। मुझे बल्कि ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा डेस्परेशन और ज़्यादा एक मोटिवेशन नज़र आई है कि ज़ाहिर है ये छोटी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो भी इससे पहले वाक़यात हुए इस तरह के हमलों के, लियाकत अली खान साहब की शहादत से ले के बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, उसके ऊपर आज भी अबहाम हैं, डिनाइल हैं। आज भी ये नहीं पता कि कौन था, किसने करवाया, कैसे हुआ। तफ्तीशें नहीं हो सकी, नामुकम्मल तफ्तीशें हैं। सो वो एक किस्म का एक ब्लैंक स्पेस है, ग्रे एरिया है। यहाँ जो फ़र्क है, बहरहाल इमरान खान एक साबिक वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो पार्टी है, जो कि चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, उसके पार्टी हेड हैं। इस तरीके से उनके ऊपर जो हैं, उनके अपने ही सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर गोलियाँ उनके चल जानी। और गोलियों में फिर जो उन्होंने आज JIT की इंकशाफात किए, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं कि बड़े प्रेशर्स हैं कि वहाँ पे, क्योंकि IG और चीफ सेक्रेटरी क्योंकि वफाक के नुमाइंदे होते हैं, पता नहीं जैसी कैसी भी वो JIT बन गई, मगर फिर भी उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े ही तशवीशनाक, ख़तरनाक हैं। जैसे इमरान खान ने जिक्र जिनका किया, एक ये कि जी उसमें से एक हमलावर नहीं था, 3 अतराफ से गोलियां आई, ट्रक के ऊपर गोलियां पाई गई, ट्रक के नीचे पाई गई, और गोलियां जो है वो ट्रक पर से, दूसरा उनका जी फायरिंग नहीं हुई, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कि हम ब्लेम था। फिर जो था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आज आई है वो तो CTD की, वो थाने की, गुजरात थाने की जो रिपोर्ट है, वीडियो जो तो है कि जिसके अंदर हमें कुछ और बताया गया था। पहले मेरा हाल वो वीडियो दिखा दें कि ये वीडियो इस वक्त चल रही है। ये जिस दिन वाक़या होता है, ये उसी दिन ही कुछ घंटों के बाद ये 5 बजे के करीब ये वाक़या है। ये 6 बजे के करीब जो है ये फिर सोशल मीडिया और सेक्शन ऑफ मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाती है। ये बनाई भी तो नज़र आ रही है, किसने बनाई भी, और ये इसके अंदर जो है गुजरात के जो वहाँ के RPO हैं, DPO गजनफर अली शाह साहब है, SHO हैं, और वो अपना कैमरा पर्सनल मोबाइल दिया है, पर्सनल मोबाइल दे के SHO साहब बना रहे हैं और वो बन रही है। और कि ये लीक कैसे हुई, ये पहुंचाई किसके ज़रिए गई, किसने ये रिसीव की और कितनी जल्दी ये चलाई गई। मगर उससे ज़्यादा ये एक बड़े ज़िम्मेदार, बड़े ओहदे पे एक DPO साहब हैं, गजनफर अली शाह साहब जो हैं। पुलिस कैसे खुद रिकॉर्ड जब ये करती है, ये कवर अप है, ये छुपाया जा रहा है और उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, सबूत को, एविडेंस को ट्विस्ट किया जा रहा है, और मुबैना जो हमलावर है उसको पकड़ के उससे वीडियो, फिर उसके अंदर एक ख़तरनाक उसको एंगल देना, और बजाय तफ्तीश के उसको एंगल दे के उससे इनकी कल्पेबिलिटी कि ये शामिल हैं। फिर पूरा ये शक होता है कि शायद जो कवर अप कर रहा होता है ये शामिल, उसके ऊपर ये शक भी किया जाता है कि शायद वो करवाने में भी शामिल है,
ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। मज़ीद ख़तरनाक बात ये है कि ये गज़नफ़र अली शाह साहब उसके बाद जो हैं DPO गुजरात जो हैं, ये आज भी DPO गुजरात हैं। गुजरात जो है परवेज़ इलाही साहब का अपना शहर है, अपना इलाका है। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये आदमी नहीं लगता रहा और उनके ये बयान आते रहे हैं कि जी वो उन पे जब ये आया कि जी इमरान खान ये पर्चा नहीं, इसका पर्चा नहीं, FIR नहीं कट रही थी, उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्ज़ी का कोई आदमी ला दें। तो वो ये इशारा दिया कि ऊपर से कोई ताकतें हैं, वो एक ज़माने में खलाई मखलूक और गैबी ताकतें हैं और ये सारा कुछ कहा जाता था कि जी कुछ वो हैं ताकतें जो कि ये कही जा रही हैं। तो ये एक जो है बड़ा ही मेरा ख्याल अपनी नौयत का एक बाहर वाक़या है कि इसके अंदर क्लियरली नज़र आता है कि सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो थी इसके अंदर शामिल थे। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि वो इसके हमला करवाने में और इसके कवर अप में इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं कि ऊपर से है जो कि कवर अप करा रहे हैं, ऊपर वाली हर कोई ऊपर वाले पे डाल रहा है। परवेज़ इलाही भी इशारा कर रहे हैं, इमरान खान तो कुल अल्फाज में, मैं नहीं कह रहा, इमरान साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है, उनके नाम भी पता है जो करवा रहे थे, वो कवर अप भी करवा रहे थे और जिन्होंने ये आगे मीडिया तक पहुंचाई, सोशल मीडिया तक पहुंचाई ये जो है। और बाकी मैं वैसे ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे या आपको किसी को भी मिलेगी तो मैं भी चलाऊंगा। ये साफ़ी को ये बहस नहीं की जा सकती कि आमिद वीर ने ये चलाई क्यों, खबर को रोका नहीं जा सकता। हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी को ये मालूम है कि ये कहाँ से आई है और उसके पीछे क्या डिज़ाइन क्या हो सकता है, तो वो फिर अगर उनको ये अंदाज़ा है तो वो भी शेयर कर लेना चाहिए कि जी मुझे यहाँ से आई है और मुझे शक ये है कि इसके पीछे इसको कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ इन्वेस्टिगेशन दूसरी तरफ ली गई, जो कि एक दफ़ा तो हमला इमरान खान पे हो गया था। मज़ीद जो इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने खुदा न खास्ता तो इन्हें रसालत की है, उनको मज़ीद एक टारगेट बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आमिर साहब इसमें नाक़दीन दो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। पहली बात यह कि खान साहब आज भी कह रहे हैं और पहले दिन से ही कह रहे हैं जब से उनके हमला हुआ, वो बता रहे हैं कि पूरा एक माहौल बनाया गया कि इन्होंने तौहीन रसालत की, ये नहीं बचेंगे, अवाम के अंदर बड़ा गुस्सा है। फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर जाते हैं, लॉन्ग मार्च में वो बुलेट प्रूफ उनका है ही नहीं कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जो आप सियासी कायद से एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वो लेकर चले जाते हैं और मुल्जिम का वकील कहता है ये पूरा प्री प्लान्ड है, इन लोगों ने खुद कराया, सब कुछ हुआ, नवीद को सिर्फ फंसाने की कोशिश हो रही है। वो वकील साहब को जब उनका वकील को जिस तरह के अल्फाज मारकर जब PTV दिखाए तो समझ आ जाती है कि उसके पीछे क्या एजेंडा है, एजेंडा है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे लैप्सेस तो बड़े ज़्यादा थे कि कंटेनर बुलेट प्रूफ नहीं था, सिक्योरिटी नहीं फ्राहम गई थी, मगर इसके पीछे भी कुछ तो उनके अपने कसूर है, मगर सिक्योरिटी फ्राहम करना पंजाब गवर्नमेंट किया है। मगर उसको जिनको ये पता था, अगर पुलिस अफसरान शामिल हैं तो सिक्योरिटी भी तो गुजरात में उन्होंने ही करवानी थी, जो कवर अप कर रहे हैं तो उन्होंने सिक्योरिटी भी। चलिए मैं और भी मामला थे उनके ऊपर भी बात कर रहे थे, इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे। मुझे इंट्रोड्यूस करा लेने दीजिए, इस वक्त साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी रमीज राजा जो हैं वो सिर्फ PCB के फॉर्मर चेयरमैन नहीं हैं, ये जाहिर है पाकिस्तान के माए नाज क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप हमने जीता था 92 में उस टीम का भी हिस्सा रहे हुए हैं। तो ये एक बड़ी ही तकलीफ दे हमारे सूरत हाल हुई हुई है कि क्रिकेट एक पाकिस्तान में इट्स नॉट जस्ट अ गेम, ये पैशन है, हमारी सारी कौम इसको फॉलो करती है। और जब वहाँ जिस तरह हमारी गंदी सियासत होगी, जब PCB में भी इस तरह का नज़र आए कि मार धाड़ सियासत, गंदी गाली गलूच, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, उसकी बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। तो हम चाह रहे थे कि रमीज से डायरेक्टली, हमने नजम सिटी से कोशिश की, उनसे मैंने उनको मैसेज भी किया कि आपका वर्जन लेना चाहते हैं, वो ही रिफ्यूज़ टू कम ऑन टेलीविज़न। तो रमीज़ से हमने रिक्वेस्ट की कि आप आके हमें बताएं। सबसे पहले तो रमीज़ ये जो बताया जाता है वो तो डिनाई करते हैं कि जी ये आपको बड़े जो अनसेरेमोनियसली निकाला गया, बदतमीजी से निकाला गया, वो कहते हैं नहीं जी इस तरह कुछ नहीं हुआ जो है। तो ये बताएं हाउ डिड इट हैपन, ये किस तरीके से किया गया? देखिए जी 2:15 बजे रात को ये ट्वीट करते हैं नजम सेठी साहब के जी मैं आ गया हूँ तो सारे पीछे हट जाएं, और सुबह 10:15 बजे जो है वो 17 बंदे इनके क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं। मैं तैयारी कर रहा था जाने की, मगर पता चला जी कि वो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सो ना मुझे सामान लेने दी गया, ना मैं खुदा हाफिज किसी को कह सका। इट्स जस्ट देखिए हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की एक तमीज़ के दायरे में सारी सिचुएशन होती है, और एक एक्स क्रिकेटर एक्स कैप्टन को एटलीस्ट इतना तो आप अफोर्ड करते हैं ना, एक तरह से ऑनर कह लें
या इस तरह की सिचुएशन कह लें कि जहाँ पे वो सही तरह से खुदा हाफिज कह सके। मेरे भाई की वहाँ तस्वीर मैंने लगाई हुई थी, वो एक इमोशनल मेरी अटैचमेंट थी उस तस्वीर के साथ। मेरी वर्ल्ड कप 92 की शर्ट जो साइन हुई थी, शायद साइन नहीं भी हुई थी, मगर वो वहाँ पे मैं नहीं ले सका हूँ। अब ये बार बार कहते हैं जी आपके सामान भिजवाएं, आपका सामान भिजवाएं, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जी ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद ट्वीट करके, और वो जो शकील शेख है उनके एक ठग हैं इस सारे टोले के, वो उसको ट्वीट करके और पेटीनेस दिखा के और मेरी चीज़ें डिस्प्ले पे डाल देते हैं। सो ये तरीका वारदात ठीक नहीं है, और ये फील्ड क्रिकेटर्स का है, और अगर आप क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं देंगे तो फिर ये गेम तो ऐसे ही डूब जाएगी ना। एक अच्छा भला रिदम के साथ हमारी क्रिकेट आगे बढ़ती है, और फिर हम बात करते हैं जी कि क्यों एवरी फ्यू इयर्स ये क्रैश लैंड कर जाती है हमारी क्रिकेट। उसकी बड़ी वजह यही है कि कंटिन्यूटी, जो कि एक तरह से गारंटी होती है एक्सीलेंस की, वो गारंटी नहीं कर सकते कंटिन्यूटी। सो 2 साल 1 साल आके चलता है बंदा, दूसरा आके उसको उखाड़ के कॉन्स्टिट्यूशन आप उखाड़ देते हैं एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए। तो मुझे तो गर्मी इस चीज़ की है कि नेपोटिज्म के थ्रू, मतलब इनकी क्या, मुझे बताएं ना कि ये इनको एक ही मिलता है बंदा जो कि हमारी क्रिकेट को फिक्स कर सकते हैं। 2013 से इस क्रिकेट बोर्ड में आते जाते रहे हैं, क्या चीज है कि जो कि इनको इसकी बहुत ज्यादा शिद्दत से वाकई मैं रमीज, दिस वाज माय क्वेश्चन कि ये तीसरी दफा पीसीबी के अंदर आए हैं, इनका क्रिकेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कि पीसीबी में क्या चीज है, क्या ऐसा सोने के अंडे हैं कि ये पीसीबी की तरफ ही आते हैं। मुझे भी समझ नहीं आती है जी। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी चौधराहट मिल जाती है, थोड़ा सा कोशरपन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो दगल फसल करते हैं एज अ जर्नो, उसके बाद यहाँ आके ये फैन एंगेजमेंट और फैन फॉलोइंग के थ्रू एक अपने इमेज को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद ऐसे है जैसे कि एक बच्चे को कैंडी शॉप में आप ले जाना, इतनी ज्यादा इनको खुशी महसूस हो रही थी। मैं सॉरी आपकी बात का कलामी कर रहा हूं, मगर ये कैंडी शॉप तो नहीं, तो कैंडी इज टू बिग। ये जो इसके बजट है पीसीबी का, इसके अंदर जो पीएसएल, फिर उसके बाद एयर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, हम वो शेयर करते रहे हैं कि आपका और उनका तकाबला भी प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें कि आपके दौर में गो के एक दफ़ा का टेन्योर था, उनके पिछले 2 टेन्योर्स का है, तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि मैं कहना पड़ता है कि आप बड़े मेजर्ड, आपका एक रवैया था वहाँ पे जो जिस किस्म का हुआ। कई चीज़ें वो लाखों करोड़ों की तो वो समझ आती हैं कि जी नाम इन्होंने पर्क्स को यूज़ किया, पर बीच में पैटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुगनू हमारी कुलीग रही हुई हैं, दोस्त भी रही हुई हैं, तो वो एक 3.5 लाख रुपए की टिकट, वो बिलियनर हैं, वो मैंशंस की मालिक हैं, वो सैयद मुरातिब अली की फैमिली से हैं, तो छोटी सी पैटी पे मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये पर्क्स तो हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, अब देख लेना ये टूर्स, इनको असल में कभी इन्होंने इस तरह की जो इन रियासत में कभी काबू ऐसी आई नहीं है जी, जो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। क्योंकि मैंने तो टूर्स भी कर लिए हैं, मैंने कमेंट्री में बेस्ट पोजीशंस भी देख ली हैं, मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मैं जाके और अपनी कोई लाइमलाइट में आऊं, क्योंकि मुझे बहुत मिल गई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इनको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, इसीलिए ये आते हैं। जैसे मैंने कहा ना, लाइमलाइट है, टूर्स हैं, फिर इतनी बड़ी हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की है जी। आपने देखा होगा 5 बिलियन रुपीस 1-1.25 साल में इस क्रिकेट बोर्ड को मैंने कमर्शियल के थ्रू हमने जो है वो खजाने में डाला है। फिर वो जब आते हैं और वो देखते हैं जी कि इतनी बड़ा ये खजाना है, तो चलें हम भी टूर्स करते हैं, हम भी अपनों को नवाजते हैं। और ऑलरेडी चेंजेस आ गई हैं, और ये तो आए थे कहने के लिए कि जी हम तो यहाँ पे नौकरियां देने आए हैं। तो आते साथ ही 150 हमारे क्रिकेटर्स, एक्स टेस्ट प्लेयर्स जो कि कोचेस थे, उनको फारिग कर दिया। और एक मेरा जो बहुत बड़ा एक तहिया मैंने जो किया हुआ था कि ये जो क्रिकेट का फील्ड है और जो क्रिकेट की जो इकोनॉमी है और क्रिकेट में जो पैसे हैं, ये क्रिकेटर्स और क्रिकेट फील्ड में और हमारी टीम्स में और बडिंग क्रिकेटर्स में लगाने चाहिए हमें। ये ऐसे नहीं है कि खर्चों पे डाल दें, टूर्स पे डाल दें, अपनी अयाशियों पे डाल दें। तो इसलिए मेरे खर्चे आप देख लें, मेरी तो बीवी ने एक दफा फॉरेन टूर नहीं किया। वो मैंने देखा आपके पेपर्स में ये मुआवजा आपने पेश किया हुआ है, मगर ये क्रेडिट देना पड़ता है उनको कि पीएसएल जो है उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
मगर ये आप पे ये तनकीद भी की जाती है, वैसे तो इस मार कटाई का नतीजा हम क्रिकेट की सूरत में देख रहे हैं, मगर ये जो हमारी इंग्लैंड के अंदर बड़ी डिसमल परफॉर्मेंस रही और अभी न्यूजीलैंड के साथ भी वही सिलसिला जारी है। वो कहते हैं कि ये टीम तो आप ही के दौर की बनाई हुई थी। देखिए जी, बिल्कुल क्रिकेट का फील्ड है, हर चीज हमें ओन करनी चाहिए। एज यू नो, जो भी कह लें आप, क्रिकेट एक्सपर्ट, एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मैं तो कभी पीछे नहीं हटा हूं। सो मैंने कब कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ हम बहुत अच्छा खेले? जब आप मैच हार जाते हैं तो उसकी गुंजाइश ही नहीं होती है। सो हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कि जी आपकी गलती और मैंने ये कर दिया। आप देखें ना, पीएसएल इन्होंने कहते हैं बाबा पीएसएल है, मुझे नहीं पता क्या क्या बाबा हैं ये, बट बाबा पीएसएल कहते हैं ना। तो ये इतना इन्होंने खराब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं फ्रेंचाइजेस के लिए। आप यकीन करें, 1-1.25 साल सिर्फ बात ये होती थी कि जी हमें वारा नहीं खाता है, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ करें। तो मैंने फिर जो हमारा सेंट्रल पूल था, जो कि पीसीबी और फ्रेंचाइज शेयर करते थे, तो उसको 95% में ले गया, यानी कि 95% इनकम पीएसएल की फ्रेंचाइजेस की और बाकी 5% तक हमारी कर दी थी मैंने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउ करता था। बट उसके बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट्स तो अभी हुए हैं। यहां पे जब पहली दफा पाकिस्तान में पीएसएल हुई है, आप देखिए, मैंने आपको पता नहीं चार्ट एक भिजवाया हुआ है या नहीं, जी प्रोड्यूसर वो प्लीज अगर दिखा सकें। देखिए, हमने अपने भी पीसीबी के फिगर्स भी दिखाए हुए हैं, मगर ये एक चार्ट जो रमीज ने हमें भिजवाया था, प्लीज वो शेयर कीजिएगा, वो इनका भिजवाया है। और उस पर ऑफ कोर्स अगर इस पे अगर वो हम फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि नजम सेठी को जवाब देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हमने जो फिगर्स ये लिए थे पीसीबी की वेबसाइट से लिए हुए थे, और शकील शेख साहब के मतलब आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो भी अगर अपना वर्जन देना चाहें तो उनका भी हम वर्जन जरूर सुनेंगे। पर मैं वापस आपको ये लेना चाह रहा हूँ कि ये बहस भी रहती है रमीज कि ये जो क्रिकेट का सिस्टम है, हर जो नया चेयरमैन आता है वो अपना सिस्टम ले आता है, नई गवर्नमेंट आती है वो एक सिस्टम हो जाता है। पहले वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, वो अब कहते हैं कि आपकी इलाकाई क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं है। तो कि इसके पीछे आम आदमी को समझाएं कि क्या सही सिस्टम है पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, इलाकाई क्रिकेट के ऊपर आपका पीएसएल सचता है। लाहौर वर्सेस कराची के मैच होते हैं। दुनिया में सब मैचेस जो बड़ी लीग्स हैं वो सिटी बेस्ड हैं। सो एक तो पहले तो ये आप तहिया कर लेना कि क्या ये मॉडल फेल है या ये मॉडल ठीक है। अगर ये मॉडल ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और लगता है ऐसी है, जितनी के फैन फॉलोइंग है इन फ्रेंचाइजेस की और टीम्स जब बनती हैं, या पाकिस्तान जब खेलता है तो वो भी एक तरह से आपकी कंट्री जब खेलती है तो जोश पैदा होता है ना। सो बैंक वर्सेस बैंक आपने करवा के देख लिया, इतने सालों से करवा के देख लिया। और ये जो मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जो इस वक्त इकोनॉमिक टर्बुलेंस है और जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी से आई है, चेंज करके एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए, ये ज्यादा देर चलने वाली है नहीं है। ये सब्ज बाग जरूर दिखाएंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी बड़ी टफ है। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 3 बैंकर्स थे। तीनों बैंकर्स से हमने पूछा, जी आप अपनी बैंक की टीम शुरू करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं जी नहीं, हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रमीज, ये आर्ग्यूमेंट भी लिया जाता है कि बहरहाल ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये भी मौके क्रिकेटर्स को फराहम करते थे, जॉब्स निकलती थी, और सारे टीयर क्यों नहीं हो सकते? डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, इलाकाई भी हो सकती है, शहरों की भी हो सकती है, और ऑफ कोर्स जो है ये पीएसएल और सब कुछ सारों को मिला के पूरी दुनिया में मेरा ख्याल ऐसे नहीं होता। नहीं होता जी, ये हॉच पॉच सिस्टम हो जाता है। तो आपको एक फोर्स के साथ चलना है, जिससे बात सारी ये है, ये हम बिल्कुल क्रिकेटर्स की हेल्प की है। इस पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें 200 तो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को 60 लाख से 40 लाख रुपया साल का सिर्फ खेलने का फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद सेकंड टियर के ऊपर इतने ही बच्चे थे जिनको बहुत पैसे मिल रहे थे। फिर आपका पीजीएल जो शुरू किया था, उसका मकसद ये था कि ड्राफ्ट अंडर 19 सिस्टम प्रोफेशनली रन करें, एक ग्रेट एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें अपने बच्चों को, जहां पे उनकी जो डग आउट्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं सर विवियन रिचर्ड्स या जावेद मियादाद या शाहिद आफरीदी या शुएब मलिक भी थे उसमें, कॉलिन मनरो थे। तो उसका माहौल बना के ताकि जो टेम्परामेंट इश्यूज हैं वो जल्दी से एड्रेस हो जाए। वहां पे पैसा भी था। फिर 100 बेस्ट बच्चे हमने इकट्ठे किए जो कि पाकिस्तान में एज क्रिकेट खेलने के लिए थे, अंडर 13 से लेके अंडर 19। इनको 30,000 का स्टाइपेंड मिलता था एक 13 साल के बच्चे को। फिर बैट सारे मुफ्त थे, इक्विपमेंट मुफ्त थी। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम उनकी मुफ्त 100 बच्चों की पढ़ाई करवा रहा था। इसी तरह से
तो ये माहौल दिया गया था। पाथवे क्रिकेट जो है, जब तक आप नहीं लगाएंगे, इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं देंगे, आपको ग्रेटनेस अचीव नहीं होती है। सो आपका एक सिस्टम चल रहा था जिसमें पैसा था। अब इस सिस्टम में कई चेंजेस भी आ गई। रमीज राजा साहब, अब इस सिस्टम में सेठी साहब के आने के साथ कई चेंजेस भी आ गए। उसमें जो सबसे बड़ा चेंज हमें आने के बाद नजर आया वो ये था कि उन्होंने शाहिद खान आफरीदी साहब को एज अ चीफ सिलेक्टर जो है उस ओहदे के ऊपर उन्होंने लाकर बिठा दिया। आपको लगता है कि तमाम फॉर्मेट्स के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करने वाला एक चीफ सिलेक्टर होता है, ना कि शाहिद खान आफरीदी साहब को होना चाहिए था? वो तो एक स्लॉगर है। सेकेंडली, मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये इसके ऊपर सियासत बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ये राय देते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद सेठी साहब चले गए थे अखलाकी तौर पे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तक खान साहब अपनी कुर्सी पर हैं आप चेयरमैन के ओहदे पर रहेंगे, जैसे ही वो उतरेंगे आपको भी छोड़ना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? बिल्कुल नहीं थी। देखिए जी, एक क्रिकेटर का काम है ना, क्रिकेट के बिजनेस को, अगर आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल मिल गया है जिसके पास एक MBA की डिग्री है, जिसने दुनिया में क्रिकेट देखी हुई है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ये फैक्चुअल सिचुएशन है। सो आप उसको रन करने दें। और फिर क्या था, हमारी वाइट बॉल की क्रिकेट यहां नीचे से आसमान छू गई। कहां होता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल आप खेलते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हमारी चांस ही बहुत कम होते हैं जनरली। इसी तरह से आप एशिया कप का फाइनल खेले। सो आप अपवर्डली मोबाइल थे। ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आए वो होनी चाहिए आपके सिस्टम को सामने रखते हुए, और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, आई एम श्योर जब नई गवर्नमेंट आएगी तो नई कॉन्स्टिट्यूशन फिर आ जाएगी और फिर रद्दोबदल होगा। रमीज, शाहिद अफरीदी का इन्होंने थरवत ने पूछा था कि वो T20 के ज्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो ये चीफ सिलेक्टर के लिए जरा राउंडेड होलिस्टिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सारे फॉर्मेट्स का। आपके ख्याल में ये अच्छी सिलेक्शन है? देखिए, ये है मेक शिफ्ट है, इंटरम है। मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। क्रिकेटर को देखें, आप एम्प्लॉय करें या उसको यूज करें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिजल्ट्स थोड़े दिनों के बाद आते हैं। उनका नाम बड़ा है, मगर ये तासुर ये है कि वो उनको इसलिए क्योंकि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने एक दो बयान दिए, तो वो सियासी वजूहात की वजह से लगाया गया, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। नहीं, सियासी बयानात तो अनफॉर्चुनेटली सभी देते रहते हैं जी। यहाँ पे अपनी नेपोटिज्म तो है ना इस सारे सिस्टम में, अनफॉर्चुनेटली। अब ये जो सेठी साहब है, ये भी तो बयान दे के यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, ये ऐसे तो नहीं आ गए हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। मगर ये क्रिकेट को देखें जी, हमें सबको सपोर्ट करना है, आपको, मुझे, क्योंकि ये हमारा फेवरेट पास टाइम है। ये एक मुल्क को जोड़ता है। मैं इसको हमेशा कहता हूं कि ये उतनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जितनी आर्मी की इंस्टीट्यूशन है। मेरा नजम पे रमीज, नजम का पहली दफा जब ये शहरयार खान साहब के नीचे आए थे PCB में, तो उस वक्त एतराज था कि ये क्योंकि पहले केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे तो वो पंक्चरों पे इल्जाम लगते थे, और ये उसके बाद फौरन इनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। लग रहा था कि इनको रिवॉर्ड किया गया है, मगर इनको जब ये गवर्नमेंट बदलती थी तो ये चिपक जाते थे, बड़ी मुश्किल से इनसे जान छुड़ाई जाती थी और मुकदमात ये लड़ते थे, काफ़ी महीनों रहे। तो आपको मेरा ख्याल ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये अखज़ कर सकते हैं हम कि ज़रा ये हिंट कराते हैं कि जनाब आपके साथ इस बदतमीजी से निकालने की बजाय कि यू आर नॉट वांटेड एनी लॉन्गर, तो आप शराफत से चुप करके खुद चले जाते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली जी। मुझे तो देखें, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, और ये मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि जब इमरान खान सोच रहे थे चेंज ऑफ गार्ड, तो मैंने उनको कोई 8 नाम दिए थे, क्योंकि मेरा एक शोबा था कमेंट्री का, मैं उसके ऊपर लगा हुआ था, मुझे पैसे मिलते थे, प्रोफेशनल मेरा एक करियर था 20 सालों से। यहाँ आके तो आपके पास आपको इनकम ही नहीं है। सो मैंने यहाँ घर में हडल भी करवाया था। मेरे बीवी 2 बेटे थे, वो कह रहे हैं जी यू मस्ट बी मैड कि वहाँ जा रहे हैं आप, गालियाँ भी खाएंगे और पैसे भी नहीं है, तो हम करेंगे क्या? तो मैं तो आया था कि जी चले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई दफ़ा आपको मुल्क के लिए इनिंग्स खेलनी पड़ती है, करियर साइड पे लगा के। लास्ट वर्ड रमीज के वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है जी कि ये चलने वाले हैं नहीं हैं, क्योंकि इनका जो दिल है वो सही जगह पे नहीं है। ये किसी और वजह से यहाँ पे आए हैं।
और ये आए हैं उखाड़ पिछाड़ करने के लिए। 150 क्रिकेटर्स को इन्होंने ऑलरेडी सुना फारग कर दिया है, जो कि हमारे कोचेस थे, जिसमें एक्स टेस्ट प्लेयर्स थे और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे। तो ये नौकरी देने के लिए आए थे, तो ये 150 की नौकरियां ले गए आते साथ ही आजकल के माहौल में। सो ये ज़्यादा देर चलेंगे नहीं, इसलिए कि इनका कोई प्लान नहीं है। प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और है। ये लंबी लंबी जो है कहानियां खींचते हैं, इनको मीडिया में आके बैठ जाते हैं और उसके बाद ये विन ओवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। थैंक यू सो मच। आपको दोबारा से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको तंग करते रहेंगे रमीज, जहमत देते रहेंगे। रमीज राजा साहब को बहुत शुक्रिया अभी तक के आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, अभी मेरा ख्याल एक ब्रेक की तरफ अभी हम चलते हैं। ब्रेक से वापस आके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ पंजाब असेंबली के फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यकीन कीजिए, आज मुझे पहली बार लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं। जी, वो बड़ी, मैं भी सुन रहा था उनका, बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा ने जो ये बड़ा अच्छा ऐलान जाते वक्त कर गए हैं कि वो उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये ख्याल होता है, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है सियासत की, कि जो भी गवर्नमेंट में होता है वो पूरा इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करनी शुरू करता है। यही बिलावल साहब थे जो कि पहले क्या वो सिलेक्टेड और क्या क्या कुछ नहीं, इशारों किनारों में क्या डायरेक्टली नवाज शरीफ की तरह तकरीरें की जाती थी। लोग थे जो खलाई मखलूक कह रहे थे। तो ये सारी खलाई मखलूक और ये चलता था। तो आज जनरल बाजवा साहब उनके हीरो हो चुके हैं और रिवर्सल ऑफ रोल हो गया है। इमरान खान जो कि बहुत ज़्यादा जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते थे, अब उनकी आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना जनरल बाजवा के खिलाफ होती है। तो ये स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चलती रहती है। पर मैं पहले जो है थोड़ा सा अरशद शरीफ का कोई क्लिप बता दूं कि आज क्योंकि समाअत थी उनके केस की, JIT वालों को उन्होंने बुलाया हुआ था आज की डेट में कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। उस पर अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्टली उनको ये कहा है कि उनको जो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था कीनिया, और उन्होंने कहा जी जो दुबई में जाके कि अगर नहीं वो कोऑपरेट कर रहे तो UN उसकी चाहे मदद लेनी चाहिए। ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट के लिए और JIT के लिए और हर इदारे और एजेंसी के लिए। दूसरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर लगाया, उनका जी कीनिया वगैरह तो बाद में छोड़ें, जस्टिस जाजुल एहसन ने ख़ास तौर पे उन्होंने कहा आप पहले बताएं पहला फेज़ जो पाकिस्तान में तफ्तीश है उसको मुकम्मल करें, उस पर जोर दें कि वो देखे सर्कमस्टांसेस कि उनको यहाँ से दौड़ाया क्यों गया, कौन कौन लोग थे, पहले उस पर आप जोर दें। सही है, ठीक है। अभी हम पंजाब असेंबली के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मगर उससे बात करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, इस वक्त मेंबर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। ख्याल अहमद कास्त्रो साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ख्याल कास्त्रो साहब जो हैं, पहले तो मैं इनका बता दूं कि ये कास्त्रो इनका नाम है। वो इनके वालिद को जो है वो बड़े इनकलाबी आदमी थे, तो मोहतरमा फातिमा जना ने उनको कहा था ये मेरा कास्त्रो है, फिडल कास्ट्रो के नाम पे। तो वो फिर इनके ख़ानदान का एक लक़ब बन गया, ये प्राउडली अपने नाम के साथ कास्ट्रो लगाते हैं। मैं जिन लोगों को नहीं पता, तो ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, इनसे फैसलाबाद की सिचुएशन में बात करेंगे। मगर मैं कुछ सियासी सवाल इनसे पूछ लूँ कि दो चीज़ें। पहले तो ये कि ये आपके तले बंदे टूटने की ये खबरें आ रही हैं कि जी आपके 3 टूट गए, 2 के आज बयान भी सुन रहे थे। पहले वो लोग कह रहे थे कि नहीं जी गलत है, आज 2 आपके MPs के बयान TV पे बार बार चलाए जा रहे थे। एक ये, और दूसरा कि जो ये बताया जा रहा था चौधरी फवाद चौधरी एंड कंपनी की तरफ से कि जी हम शायद 11 तारीख से पहले 9 को ही ले लेंगे एतमाद का वोट। आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी नहीं, इससे तो वो प्रूव होगा कि गवर्नर साहब ठीक थे, तो हम बिल्कुल नहीं ले रहे। तो क्या ये 11 के बाद भी अब तहलील कुछ मशकूक हो गई है? देखिए जी, जहाँ तक तल्लुक है इत्माद के वोट का, इंशाअल्लाह ताला हमारे बंदे पूरे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज एक आज़ाद रुकन जो था बिलाल वरैच साहब, हमारी मेंबर हैं सोनिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है उनको PTI में शामिल करवाने में। तो वो बिलाल वरैच साहब ने भी PTI दोबारा ज्वाइन की है। और आप ये देखेंगे कि इत्माद का वोट जब इमरान खान साहब कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इत्माद का वोट लेंगे और अल्लाह के फजल से लेंगे इंशाअल्लाह। तो बंदे उनके इसकी जरूरत नहीं है
हम अभी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि 11 तारीख के जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में लेंगे, और दूसरा ये है कि उसके बाद क्या असम्बलियाँ तहलील करने के जो अज़म किया गया था उस पर आप लोग कायम हैं कि परवेज़ इलाही साहब कुछ डोलते नज़र आ रहे हैं? नहीं जी, परवेज इलाही साहब ने, आपको पता है मुन्नस साहब ने भी यही बात कही है कि जो इमरान खान का फैसला है वही परवेज इलाही और मुन्नस का फैसला है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब हमारा कप्तान फैसला जो करेंगे उस पर हमारी पूरी पार्टी और परवेज इलाही और मुन्नस भी उसे पूरा करेंगे। चलें, बहरहाल हम बड़ी उस पर कई दफ़ा हमें बड़ा शक पड़ जाता है, बड़े मुतज़ाद किस्म के ख्यालात आते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, और वो गुड कॉप बैड कॉप खेल लेते हैं। वाले साहब कुछ कह देते हैं, साहबजादे कुछ शाम को आगे कह देते हैं। मगर आपका ताल्लुक आज ख़ास तौर पे आपको इसलिए लिया कि आपका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, और पूरे पाकिस्तान में ये लोड शेडिंग की वजह से, गैस की मुहैया ना होने की वजह से, महंगाई की वजह से धड़ाधड़ जो है वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, रिजर्व्स हमारे कम होते जा रहे हैं, और बिजली और वो सारे मामला चल रहे हैं। मगर फैसलाबाद क्योंकि हमारा जो है मैनचेस्टर है और टेक्सटाइल पे हम बहुत डिपेंड करते हैं, वहाँ धड़ाधड़ सुनते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और सारे ही सेक्टर्स में, बल्कि आप अगर फिगर्स बता सकें पावर लूम्स के। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पावर लूम्स इंडस्ट्री की जो आपने बात की है, 1.5 लाख ऐसा वर्कर है जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता था, बेरोजगार हो गया है। इतने बुरे हालात हैं कि पावर लूम्स की जो मशीनरी है वो कबाड़ की मार्केट में फरोख्त हो रही है, खरीदार ढूंढे जा रहे हैं, कहीं से कोई खरीदार मिलेगी इंडस्ट्री दे दी। और मालिकान कहते हैं कि बिजली 30 रुपए फी यूनिट और दिसंबर में 55 रुपए की हो गई थी। इतने बुरे हालात हैं इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री के। जी असद साहब, हमें ये एक्सप्लेन करेंगे, आप फैसलाबाद से हैं, कि ये इसके ओवरऑल भी मुल्क की बात कर सकते हैं, मगर फैसलाबाद में इसके क्या असरात हैं बेरोज़गारी पे और मुआशरे पे और शहर पे और इंडस्ट्री पे? देखें, बात यह है कि फैसलाबाद, मैं जिस एरिया से जीता हूं, यहाँ पे पावर लूम का बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जाता है। मैं ये बात कहता हूं कि फैसलाबाद की जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 30 रुपए यूनिट बिजली का था। अब हमारी जब गवर्नमेंट गई तो अब यूनिट वो 55 रुपए है। और आपको मैं बताऊं कि फैसलाबाद की पावर लूम, अगर 100 पावर लूम है ना टोटल, तो जिसमें से 65 चल रही हैं और 35 बंद हो गई हैं, और जो 65 चल रही हैं वो भी अपनी कैपेसिटी से आधा चल रही हैं, यानी हाफ चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मजदूर, जो टेक्सटाइल, हमारा इधर फैसलाबाद में एक मकबूल रोड है, वो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब ये उधर डाइंग फैक्ट्रीज है। आपको मैं बताऊं, आज ही उधर मैं गया हूं और मुझे वहां पता चला है कि वहां पे 80% इंडस्ट्री बंद हो गई है, और टेक्सटाइल वालों ही बताते हैं कि 15 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि एक इंडस्ट्री जो होती है वो हजारों खानदान को रोजगार देती है, क्योंकि एक पूरा सर्कल चलता है उससे। कोई रिक्शे वाला आ रहा है, कोई ट्रक वाला जा रहा है, वो एक पूरा सर्कल चलता है। 15 लाख बंदा तो वो जो है हमें नजर आ रहा है जो फैक्ट्रियों से निकल गया है, इसके पीछे एक पूरा सर्कल है। मेरे ख्याल से 50 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है इन जाली हुकूमत करने वालों की वजह से। सिर्फ फैसलाबाद की बात कर रहे हैं या आप ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं? सर, मैं ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की, आपको भी पता होगा कि 15 लाख तो उन्होंने आप खुद फिगर दिए हैं कि 15 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है। उसके बाद फैसलाबाद की मकबूल रोड, जितनी गुलाम हमदाबाद, जितनी भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं, वो इंडस्ट्री एरिया तकरीबन आधी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और जो चल भी रही हैं वो भी फैक्ट्रियां अपनी कैपेसिटी से नीचे चल रही हैं। और यहाँ भी फैसलाबाद में आपको मैं एक बात बताते हुए साहब, जो एक और बहुत बड़ा झटका लगा है उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, कि जो खबर आई है कि जो कपास की इस दफ़ा फसल आ रही है वो 4.5 मिलियन बेल्स आ रही है। ये पहले एक ज़माने में तो 15 हुई, 13 हुई, पिछले साल भी ये 8 बिलियन बेल के करीब, कोई मतलब 80 लाख जो है ना गांठें थी।
तो ये आदी हो जाने से ये क्राइसिस जिधर जाएगा, एक तो ये है कि जो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारे पास डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है मंगवाने का, और दूसरा फिर जब ये मंगवाई नहीं जाएंगी तो ये यहाँ पे कॉटन नहीं होगी और बाहर से हम मंगवा नहीं पाएंगे, तो ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगा एक क्राइसिस। सर यही मैं बात कह रहा हूं आपको, इनकी गवर्नमेंट में तो सुई बाहर से नहीं आप मंगवा सकते, उसके लिए डॉलर नहीं देते। इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। आप यकीन करें कि फैसलाबाद में 9 महीने हो गए इनकी गवर्नमेंट, कोई वफाकी मिनिस्टर हमारे चैम्बर में आया हो, हमारी इंडस्ट्री वालों को मिले हो आके कि आपके मसले क्या हैं, ये मसलों को हल ही नहीं करना चाहते। इनको सिर्फ अपने केसों से है, इनके अपने बच्चों की जेबें भर जाएं, इनके बच्चों के केस खत्म हो जाएं, और इस मुल्क के मजदूर मरते हैं तो मरे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सर जो आपने बात कही है, अगर ये हालात यूं ही चलते रहे, इलेक्शन ना हुआ, कोई ईमानदार अपना कैंडिडेट या वजीर आजम ना आया, तो ये मुल्क को आगे लेके जाके चलना बहुत मसला होगा। और इन्होंने आपका क्या ख्याल है, कोई बिलावल पे एतबार करेगा, कोई शहबाज शरीफ पे एतबार करेगा? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप दोनों इन लोगों पे एतबार करके इनके साथ बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। यही हमारे मुल्क का मसला है कि इन पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बड़ा क्रूशल इस वक्त टाइम चल रहा है, किसी पर भी आमिर साहब अवाम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ख्याल अहमद कास्ट्रो साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना बेहद शुक्रिया आपका। मैं एक बात करना चाह रही थी, आमिर साहब अभी है हमारे पास 1 से 1.5 मिनट, जो मैं बात करना चाहती कास्ट्रो साहब से। बिलाल वड़ाइर साहब के शामिल होने पर खुश तो ये लोग बहुत हैं, मगर तासुर नून लीग के अंदर ये है कि आइंदा इंतखाब के अंदर उन्हें टिकट नहीं मिलना था, उस टिकट की वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ गए कि कुछ शायद उनकी सियासत उनको ये जो बहरहाल इस वक्त जो बर्दी नून लीग के कहें, वो पीटीआई के टिकट की एक वैल्यू है इस वक्त। ये तो मानना पड़ता है कि वो उठाना, और ये पिछले बाई इलेक्शन से उन्होंने साबित भी किया है कि काफ़ी सारे बिलाल थ्रू आउट उनके साथ थे। मेरी इतला ये है कि उनको इधर भी है। दूसरा ये है कि मियाँ असलम इकबाल साहब का इसमें बड़ा रोल है, उसका नाम नहीं लिया। फिर एक अहमद साई साहब हैं, वो एक बड़े छुपे बिहाइंड द सीन वाले साहब हैं, साई साहब ऐसे हैं बड़े एक्टिव, वो उनका इसके अंदर बड़ा रोल है। ये तस्वीर में लेफ्ट साइड पे जो उम्रा करके साहब आए हुए हैं ना, ये वो हैं। तो ये ओवरऑल, मगर असल बात जो है कास्ट्रो साहब ने और आजकल पीटीआई करी, मगर ये फवाद चौधरी साहब आप देखेंगे बार बार कह रहे थे कि 9 तारीख को जो है हम एतमाद का वोट ले लें। मल्टीपल उनके ये पॉलिटिशियन है पीटीआई का, ये इससे नज़र आ रहा है कि पीटीआई, असल क्वेश्चन ये है कि पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं, एक पेज पे नहीं है, और वो तवातुर के साथ इनका वो ये कहते हैं, वो इनको रद्द कर देते हैं, ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास चॉइस नहीं है। ये गुजरात का भी जो हमने केस किया इमरान खान साहब से ये किया, मगर उन्होंने अपनी बेबसी की कि उनको लेके भी परवेज़ इलाही को चलना है, और परवेज़ इलाही की हुकूमत है, गुजरात में उनका डीपीओ है। तमाम बावजूद इन तमाम चीज़ों को सबको पता था कि डीपीओ का एक लैप्स तो है ना, तो हटाया दिया जाना था, तो वो कहते हैं जी आप हटा लें, वो कह रहे हैं आप हटा लें। तो ये एक वहाँ पे बड़ी अनईजी अलायंस है जो कि जिसका कोई हल नहीं नजर आ रहा। कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। बेहद शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।